जय भारत दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक भारत के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन के दौर में आगे बढ़ते बढ़ते हम आज इस लेक्चर सीरीज़ के 10वें लेक्चर तक आ पहुँचे। हमने पिछले 9 लेक्चर में किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपना शासन भारत के ऊपर प्रस्थापित किया, किस तरह से अपने राजपाट को उन्हें बढ़ाया और एक एक करके भारत की रियासतों को अपने हुक्म में, अपने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करते हुए गए और अपने राज को कायम किया। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अंग्रेज राज कायम होने के समय में भारत का जो वाणिज्य और बिजनेस की जो स्थितियाँ थी या जिस प्रकार की बिजनेस भारत का था, हो रहा था, इसके बारे में हमने पिछले 9वें लेक्चर में अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में जब भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत कायम हो रही थी, उस समय भारत का सोशल और कल्चर एटमॉस्फेयर क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश क्या था, इस बारे में आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि अंग्रेज राज कायम होने के समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है, आप विदित है कि भारत दुनिया में सबसे अलग ऐसी सामाजिक रचना रखने वाला देश है। वो सामाजिक रचना क्या है और इस सामाजिक रचना का आधार क्या है, ये आधार को स्थापित करने वाले कौन से ग्रंथ हैं, कौन सा साहित्य है जो इसे ताकत देता है, इसे शक्ति देता है, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि भारत में वर्णाश्रम धर्म की प्रचलन रहा या अभी भी उसके अवशेष शेष है, ऐसे हम कह सकते हैं। कि हम जानते हैं कि वर्णाश्रम में वैदिक संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन को 100 सालों का ग्रहित मानते हुए एक आश्रम व्यवस्था कायम की, जिसे हम वर्णाश्रम कहते, आश्रम व्यवस्था कहते। संन्यास्ताश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, इस प्रकार की आश्रम है। और बाद में चातुर्वर्ण व्यवस्था है ना, समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया इस व्यवस्था के अनुसार। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो ऋचा आई है, उस आधार पर हम कहते हैं कि इसकी जो रचना है ये प्राचीन भारत में शुरू हुई और अंग्रेज के समय तक ये काफ़ी अवस्था में मजबूती से चल रही थी, ऐसा अपन बोलेंगे। ब्राह्मण, ये व्यवस्था जन्म के आधार पर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें जो बड़ा हिस्सा है शूद्र का, करीब करीब 85 से 90% जो लोग हैं भारत की आबादी के, कुल आबादी के, ये शूद्र वर्ण में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ण बाह्य लोग हैं, जिसमें आज के परिवेश के हिसाब में, आज के संविधान के हिसाब में हम कहेंगे SC, ST, ये लोग आते हैं।
नोमैडिक ट्राइब, जिसे हम भटके विमुक्त प्रजातियां कहते हैं, ये लोग आते हैं। इनकी संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। तो ये लोग, ये व्यवस्था, वर्ण सिस्टम उस समय भी कायम थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण के अंदर आने वाले लोग, और उसमें अछूत और आदिवासी जिसे हम कहेंगे जनजातीय लोग, और जो भटके विमुक्त जिसे हम कहेंगे ये लोग, ये वर्ण बाह्य लोग, और 4 वर्ण में आने वाले लोग। आज की परिभाषा में जो 60 से 65% जो आता है ओबीसी, जिसे हम शूद्र वर्णा में है ऐसा मानते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। ये व्यवस्था में जो ढांचा है उसमें मूलभूत परिवर्तन तो अंग्रेजों के समय में नहीं आया। जैसे कि देखा जाता है कि जन्मजात सभी अधिकारों से और प्रिविलेज से भरपूर ऐसी जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, जैसे साधन संसाधनों की मलकियत का अधिकार है, अध्ययन अध्यापन के ऊपर वर्चस्व का अधिकार है, प्रचार प्रसार माध्यम के ऊपर वर्चस्व का अधिकार है, प्रशासन के ऊपर वर्चस्व का अधिकार है, ये ज़्यादा मात्रा में हम देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के पास या क्षत्रिय वर्ण के पास रहा। इस्लाम का राज्य भारत के अंदर 600 साल चला अंग्रेज़ों के पहले, जिसे हम कहते हैं मुगलों का राज और तमाम राज। तो क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के कुछ अधिकारों के ऊपर तुर्क, मुगल, ईरानी, पारसी, इन लोगों का शेयर उसके अंदर प्राप्त हुआ, उनकी भागीदारी बढ़ी या उनका राज कायम हुआ। लेकिन हम देखा जाता है कि मुगल के राज के अंदर हो या नवाबों के राज के अंदर हो, प्रशासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, साथ में तुर्क, ईरानी, अरब, मुगल, ये जातियों का ही प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर रहा अंग्रेज आते समय। हम ये देखते हैं सत्ता का विभाजन इनके पास था। भारत की कुल ज़मीन का 90% इन लोगों के पास था। वाणिज्य इन लोगों के पास था। कुछ बातें बदलती हुई दिखती है कि जैसे हम देखते हैं कि अध्ययन अध्यापन और पौरोहित्य का अधिकार जो ब्राह्मणों के पास था, उनके पास उनकी मक्तेदारी थी। लेकिन हम अंग्रेज़ों के समय देखते हैं कि वो राजकाट में भी अपना अधिकार या राजा बनने में भी अपना अधिकार प्राप्त करना उन्होंने शुरू कर दिया था। कि हम देखते हैं कि पेशवा जो पुणे के पेशवा है, वो एक हिसाब से राजा है, वो प्रशासन में है, राज कारभार वो कर रहे हैं, यानी क्षत्रियों का काम वो कर रहे हैं। कई जगह पर हम देखते हैं कि वाणिज्य बिजनेस का काम में भी ब्राह्मण जा रहे हैं। मिलिट्री में भी ब्राह्मण अपना स्थान निर्माण कर रहे हैं अंग्रेजों के। यानी बाकी के वर्णों के जो काम हैं वो काम में भी ब्राह्मण वर्ग अपना हस्तक्षेप या अपनी भागीदारी करते हुए दिखाई देता है। ये चेंजेस हमारे को अंग्रेज़ों के समय के वर्ण व्यवस्था में दिखाई देते हैं। लेकिन इसी प्रकार शूद्र वर्ण के भी में ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज अंग्रेज़ों के समय जैसे हम कहते हैं कि बदल जो है होता हुआ दिखाई देता है। कि जैसे कि भारत की जो अनटचेबल जातियां है, हम देखते हैं कि उन्होंने काफ़ी मात्रा में क्षत्रियों का जो वर्ण का वर्क है इसके अंदर इंटरफेयर किया। ऐसा भी दिखता है कि अंग्रेज़ों के फौज में काफ़ी मात्रा में अछूत लोग शामिल हुए ऐसे लगते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 प्रकरण में देखा कि पेशवाओं के राज के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने भीमा कोरे गांव में जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में बहुत बड़ी मात्रा में अछूत महारों का हिस्सा यानी उनके सैनिक बड़े मात्रा में थे। यानी उनका जाति का जो काम था उसे त्यागने का अवसर अंग्रेज़ राज में उन्हें मिला और वो क्षत्रिय के काम में यानी सैनिक वर्क में वो आगे बढ़ते हुए अपने दिखाई देते। लेकिन ज़्यादा मात्रा में वो प्रशासन में या बिजनेस में गए, वाणिज्य में गए, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन
कुछ जगह पर उनमें चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम पूना प्रेसिडेंसी के नागपुर के भाग में हम देखते हैं कि कुछ शेठे का जो उद्योग है, जो विदेशी व्यापार करने के माध्यम से जो सहायक जो वर्ग है, या अंग्रेज़ों के घरों में काम करने वाला जो बटलर वर्ग है, इसमें ये अछूत जातियाँ बहुत से शिरकत करते हुए हमें दिखाई देती। लेकिन ब्राह्मण जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। और जो क्षत्रिय वर्ण है जो थोड़ा पिछड़ता हुआ हमें अंग्रेज़ों के समय दिखाई देता है, लेकिन वाणिज्य करने वाला वैश्य वर्ण जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमें अंग्रेज़ों के समय में दिखाई देता है। ब्राह्मण उस समय के व्यापार में है, सर्विस में, जमींदारी में काफ़ी मात्रा में आगे बढ़े हुए हमें दिखाई देता है। शूद्र वर्ण में से भी कुछ लोगों को अपने वर्ण के अंदर विकास करने का अवसर हमें अंग्रेज आने के कुछ समय पहले से थोड़ा सा दिखाई देने लगता है। कि जैसा कि हम देखते होलकर जो महाराष्ट्र के धनगर कम्युनिटी से, धनगर जाति से जो आते हैं, उन्होंने अपने जाति का उद्धान कर हमें ऐसा लगता है कि इंदौर में होलकर ने अपना राज कायम किया। तुकोजी होलकर, खंडेराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, हम इसे देखते हैं। और एक राजा बनने तक उनका विकास हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। भोसले है, ये भी अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था में ऊपर उठाने के मामले में कामयाब हुए, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जो ये राइजिंग है, ये राइजिंग जो उनकी हुई है, और हायरार्किकल वैसे जिसे हम बोलते हैं कि वंशवादी राज कायम करने में ये सफल हुए, ऐसा मानते हैं। लेकिन धर्म के अंदर जो है, जो धारणाएं है, उनके अंदर उनकी वर्ण श्रेष्ठत्वता नहीं बढ़ी है। उन्हें वो राजा जरूर बने हैं, लेकिन क्षत्रियत्व का अधिकार उनको प्राप्त हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते। कि इसके लिए हमारे पास प्रतापराव भोसले, इनका एक मिसाल है, और दूसरे शाहूजी महाराज की मिसाल हमारे सामने है कि जिन्हें वेदोक्त का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। वो प्रकरण काफ़ी बड़ा है, वो आगे जब हम आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास में इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, इसीलिए मैं उस बात की यहाँ चर्चा नहीं करता। पर वो राजा जरूर बने, पर उन्हें वो जो लेजिस्टिमेट, जिसे रिकॉग्नाइजेशन जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, ऐसा हम कह सकते हैं। ये व्यवस्था हिंदुओं की है, ऐसा हम मान सकते हैं। इस प्रकार की सामाजिक स्थिति भारत के हिंदू समाज में थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक परिवेश है, इसका असर भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर भी बड़े पैमाने पर वो प्रभावित करने वाला रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। कि मुस्लिमों के अंदर भी भारत में शिया सुन्नी इस प्रकार के दो विभाग होने के बावजूद भी भारत की जो जाति व्यवस्था है, जैसे हम 4 वर्णों में भारत विभाजित है, इतनी आम बात नहीं है। इन 4 वर्णों का रूपांतर ब्रिटिशों के समय में करीब 6000 जातियों में हुआ है। और ये हर एक जाति, जो आर्टिस्ट जाति है, जो शूद्र के अंदर आने वाली जाति है, ब्राह्मणों के अंदर आने वाली जाति है, वैश्यों के अंदर आने वाली जाति है, इन जातियों के बीच में भी पोट जात, सब कास्ट जिसे हम बोलते हैं, उसका भी माहौल रहा। एक अगर मान लीजिए एक सुनार आर्टिशन कास्ट है जो ओबीसी शूद्रा में आती है, उसके अंदर भी सोने का काम करने वाले सुनार अलग और दूसरे तरह के काम करने आहिर सुनार अलग, शैव सुनार अलग, ऐसे कई सारे जो सब कास्ट थे, ऐसे समाज में उस नार जात बटी। ब्राह्मणों भी कायस्थ अलग, देशस्थ अलग, चित्पावन अलग, इस प्रकार की जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ उस समय थी, ऐसा हम कहते हैं। उसी प्रकार मुसलमानों में भी जो अफजल, अर्जल, ये जातियाँ थी। अफजल यानी जो ऊंचे जातियों से, जिसे हम कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनसे बनी हुई एक जात जो अपना वर्चस्व और साधन संपत्ति के ऊपर अधिकार बनाए रखने की स्थिति में, या उनके हाथ में ये अधिकार थे, ऐसी जातियाँ अफजल यानी थोड़ी आर्टिशन जातियाँ
जिसे हम बोलते जो शूद्र वर्ण से वहाँ पर गई है, जैसे जुलाहा है, ऐसे कई सारी जातियाँ, मोची है, ऐसी जातियाँ उसमें शिरकत करके गई, वो जातियाँ। उसके बाद में पसमंदा नाम की एक कौम जो अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट हम बोलते हैं, अनटचेबल अछूत जातियों से जो कन्वर्ट हुए, उसकी पसमंदा जातियाँ, ऐसी एक विभागनी, ऐसी एक डिवाइडेशन हमें इस्लाम के, भारत के मुस्लिम लोगों में भी वहाँ पर दिखाई देती है। नहीं, वो है, उसका अस्तित्व कायम है। इसलिए जो जाति व्यवस्था है, इससे यहाँ का इस्लाम भी, भारत का इस्लाम भी अछूता नहीं रहा। उसके अंदर भी जाति व्यवस्था ने अपना स्थान प्राप्त किया, अपना स्थान उसमें निर्माण किया। नहीं, भारत का इस्लाम ये जातिग्रस्त हुआ या है, इस प्रकार का हमें अंग्रेज़ों के समय में दिखाई देता है। अब ये बात हुई भारत के दो प्रमुख धर्मों की। इसी प्रकार सिखों में भी जाति व्यवस्था ने अपना स्थान निर्माण किया। इसी प्रकार क्रिश्चियनों ने भी जाति व्यवस्था ने अपना घुसपैठ उसमें की, ऐसा हमें दिखाई देता है। और ये सबके ऊपर हम जब भारत में वुमेन्स पोजीशन क्या है, औरतों की स्थिति क्या है, स्त्रियों का अस्तित्व क्या है, तो ये हम जब अध्ययन करना शुरू करते हैं तो भारत में इस्लाम हो या हिंदुइज़्म हो या सिखिज़्म हो, हर धर्म में पेट्राइची, पितृसत्ता का अस्तित्व एक बड़े पैमाने पर हमें दिखता है। नहीं, वो है। इस पितृसत्ता के अंदर एक पेट्राइची जो सिस्टम है, जो परिवार है, वो परिवार में जो परिवार का मुखिया है वो ज्येष्ठ अनुभवी वयोवृद्ध एक मेल, एक पुरुष होता है। और इस कुटुंब के अंदर स्त्री की स्थिति दुय्यम, सेकेंडरी पोजीशन की होती है। उसे अपना स्थान पुरुषों के बराबरी का नहीं मिलता, वो अधिकार पुरुषों के बराबरी का उन्हें प्राप्त नहीं होता। अंग्रेज आने तक भारत में किसी भी धर्म के अंदर देखा जाए तो, हिंदू धर्म के अंदर अपन बात करेंगे तो सत्ता संपत्ति का अधिकार स्त्रियों के पास नहीं है, एजुकेशन का अधिकार स्त्रियों के पास नहीं है। फिर भी कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं कि जैसे होलकर के परिवार में हम देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर एक रानी बनी। उन्होंने उस समय के पितृसत्ता को और जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को चैलेंज कर एक ओबीसी शूद्र वर्ण की महिला, जिसे हम कहेंगे, बाद में उन्नति होगी और वो राजा बनी होलकर घराने की और उन्होंने राज कायम किया। उसी प्रकार हजरत महल जो नवाब की बीबी थी, उन्होंने अपना स्थान कायम किया या अपने स्थान पर एक ऊंचा उठाने में कामयाब हुई। लेकिन ये कुछ कम मात्रा के उदाहरण हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें ज़्यादा तौर पर दिखाई नहीं देते। स्त्रियों के मामले में देखा जाए तो उस समय सती प्रैक्टिसिंग बड़े जोरों पर थी। हम देखते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन वर्णों में ही, इन वर्णों के जातियों में ही पाया जाता है। खास करके राजघराने में पाया जाता है, ज़्यादा हमें दिखाई देता है। उसके पीछे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों का ढांचा हमारे को इसके पीछे दिखाई देता है। क्योंकि अगर कोई सिटिंग जो प्रस्तापित राजा है, अगर वो उसकी मौत हो जाती है तो उसके रानी के पेट में अगर जो बच्चा है वो उस गद्दी का वारसदार या जिसे हकदार बन जाता है, तो ये हक नाकारने के बारे में एक स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो राजा मरने के बाद उस राजा के भाई और बाकी के रिश्तेदार चाहते थे कि वो सती जाए, ताकि फिर उस राजगद्दी के ऊपर उसका अधिकार हो जाए। और इस सती प्रथा को बड़ा महिमा मंडित, गौरवान्वित किया गया। इसके बारे में काफ़ी सारा साहित्य की रचना भी उस समय की गई, ऐसा हमें दिखाई देता है। इसके पीछे का आर्थिक कारण ऐसा है कि जिस समय वो सती के लिए तैयार किया जाता था तो उसे सोने के पूरे गहने
पहनाई जाती थी और वो गहने पहना करके उसे पति की चिता के साथ बिठाया जाता था। और फिर वो गहने के ऊपर उस समय का जो पुरोहित है, जो पूजा पाठ कर रहा है, वो सती प्रथा को अंजाम दे रहा है, उसको वो सोना, वो गहने प्राप्त होते थे। तो वो भी ये चाहता था कि सती प्रथा बनी रहे और वो चलती रहे, ताकि उसे उसकी इनकम्स जो है, सोर्सेस जो है, वो कायम रहे। इस प्रकार की भी एक आर्थिक नीति का ढांचा इस सती प्रथा के पीछे हमें दिखाई देता है। इसका विरोध भी कई जगह पर हुआ, या कई रानियों ने सती जाने से इनकार भी किया। ऐसा हमें जीजाबाई के उदाहरण से प्राप्त होता है। राष्ट्रमाता जीजाबाई जी छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी हैं। दूसरी अहिल्याबाई होलकर के ही उदाहरण में हमें ये पता चलता है कि वो सती नहीं गए थे। तो ये हमें उदाहरण मिलते हैं। लेकिन राजस्थान में और उस पार्ट्स में ज़्यादातर सती प्रथा को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता था। ऐसा हमें उस समय के इतिहास से ज्ञात होता है। ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि कई औरतों ने अपनी उन्नति की, जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया। लेकिन ये सती प्रथा का चलन हम शूद्र वर्ण के अंदर, शूद्र वर्ण की जातियों के अंदर नहीं दिखाई देता। कुछ शूद्र जाति के अंदर, अछूत जातियों के अंदर तो पति के गुजर जाने के बाद पुनर्विवाह भी होते थे। पुनर्विवाह की मान्यता उनको प्राप्त थी, वो पुनर्विवाह कर सकते थे, नहीं किए जाते थे। यानी एक ही धर्म के अंदर अलग वर्ण के अलग जातियों में अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग उत्सव, अलग अलग धारणाएं भारत देश के अंदर मौजूद थी, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं मौजूद नहीं तो उसके ऊपर लोग अनुसरण करते थे, उसका अनुकरण करते थे, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये हुई एक बात, ये सामाजिक स्थिति की बात। अभी हम इस सामाजिक स्थिति को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि भारत का समाज जो है, जो विकसित अवस्था में है, वो जाहिर है कि अंग्रेजी समाज जो विकसित हुआ है, वो विकसित समाज के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था और वो मुकाबला नहीं कर पाया। इसलिए अंग्रेजों का राज भारत के ऊपर कायम हुआ, ऐसा हमें दिखाई देता है। 4 वर्णों में और 6000 अलग अलग जातियों में बटा हुआ समाज, जिस समाज में स्त्रियों को सती के नाम पर जलाया जाता है, ऐसा समाज एक रिनाइंस मूवमेंट के द्वारा, एक लिबरल मूवमेंट के द्वारा, जिसे क्रांति के द्वारा, सामाजिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, उसके द्वारा प्रगल्भ हुआ हुआ समाज, आधुनिक रास्ते पर चला हुआ समाज, भांडवली जिसे हम कैपिटलिस्ट अवस्था की ओर, विकसित अवस्था की ओर चलता हुआ बढ़ता हुआ अंग्रेज समाज के साथ मुकाबला करने में वो सक्षम नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसी कारण अंग्रेज़ों का राज भारत के ऊपर कायम हुआ, ऐसे कई इतिहासकारों का मानना है। हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि उस समय हमारे सांस्कृतिक आर्किटेक्चर की स्थिति क्या थी। जब भारत में अंग्रेज आ रहे थे तो उस समय हम आर्किटेक्चर की स्थिति में, कला स्थापत्य की स्थिति में कहाँ पर स्थित थे। तो इस बारे में हम कह सकते हैं, हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि भारत का कल्चर, लाइक स्थापत्य, आर्ट्स दुनिया में उस समय अत्यंत प्रगत अवस्था पे पहुंच गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। कई सारे आर्ट्स के स्कूल थे, जिसमें नंबर 1 मुगल स्कूल, मुगल आर्ट्स ऑफ स्कूल हम जिसे कहते हैं, हैदराबाद आर्ट ऑफ स्कूल, कश्मीर आर्ट ऑफ स्कूल। हम देखते हैं कि कश्मीरी पेंटिंग्स, हम देखते हैं कि हैदराबादी पेंटिंग्स, हम देखते हैं हैदराबाद का चार मीनार, हम देखते हैं लाल किला, हम देखते हैं ताजमहल। ये दुनिया में 8वां अजूबा बोल के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ताजमहल की नोंद है, जो मुगलों ने इस देश के अंदर निर्माण किया। लाल किला, जहाँ पर आज भी हमारा 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है। यानी इस तरह का ऊंचे दर्जे का आर्किटेक्चर मुगलों के स्कूल से निर्माण हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरे स्कूल राजपूत स्कूल, हम देखते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर, जो राजस्थान
कि हर बड़े बड़े शहर में जो राजपूतों ने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े आर्किटेक्चर का निर्माण किया, बड़े बड़े बगीचों का निर्माण किया, इसके हमें गौरव करना चाहिए। इस प्रकार का उच्च दर्जा का कला स्थापत्य की रचना राजपूत स्कूल से भी हमें निर्माण हुई लगती है। साउथ में देखा जाए, दक्षिण में भी देखा जाए तो मीनाक्षी मंदिर से लेकर मंदिर आर्किटेक्चर में दक्षिण भारत ने, तमिलनाडु, केरला में एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया, ऐसा हम कह सकते हैं। और दुनिया में आज भी इस आर्किटेक्ट की डंका बजता है, लोग उसे देखने आते हैं, टूरिज़्म के बारे में उसे देखने आते हैं। जिसे एंशियंट इंडिया में बुद्धिस्ट पीरियड में केओस का निर्माण हुआ, उसी प्रकार मध्य युग में भी अंग्रेज आने से तक भारत का आर्किटेक्चर फलता फूलता रहा, और जिसे राजा महाराजाओं, सरदार, जागीरदारों ने बड़े पैमाने से उसे आगे बढ़ाया, ऐसा हम कह सकते हैं। इस बारे में हम गर्व जरूर महसूस करें। दूसरी बात हम देखते हैं कि लिटरेचर के बारे में भी भारत में उस समय अच्छी प्रगति। उर्दू साहित्य में मीर सुदा, मीर नासिर, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का नाम तो उर्दू साहित्य में अमीट है, हिंदी साहित्य में अमीट है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके एक एक शायर, क्या बात है। जब लगा था तीर तब इतना दर्द न हुआ, गालिब जख्म का एहसास तब हुआ जब कमान देखी आपकी हाथों में। और कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, जिंदगी को आसान कर लिया, गालिब किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। यानी गालिब कहते हैं कि मैं ज़िंदगी को इस तरह से आसान कर लिया कि किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया, और मैंने ज़िंदगी आसान कर ली। गालिब कहते हैं कि गालिब तू आदमी था काम का, वरना इश्क ने तुझे निकम्मा कर दिया। यानी एक से एक शेर मिर्ज़ा गालिब की शायरी कि क्या कहने। इस तरह की बात हम देखते हैं। हम बाद में देखते हैं लिटरेचर में केरला का भी वारिस शाह का नाम भी हम देखते हैं कि जो सिंध प्रांत से आता है, जिसने हीर रांझा नाम की एक अमिट प्रेम कहानी लिखी, जिसके ऊपर कई सारे फिल्में हिंदी सिनेमा में आई भी हमें दिखते हैं। हीर रांझा एक क्लासिकल हिट पिक्चर भी बनी उसके ऊपर। इस तरह का साहित्य उस समय निर्माण होता गया। देखते हैं कि केरला के अंदर भी कथकली नृत्य, इसके बाद ड्रामा डांस, कुचिपुड़ी, इस प्रकार के अलग प्रकार के डांसेस, साहित्य की रचना उस समय हमें दिखाई देती है। बस एक बात की जिसे हम कह सकते हैं कि हम पीछे रहे, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो भारत के लोगों ने बुद्धिज़्म के समय जिस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी का सहारा पकड़ा था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो कहीं तो भी छूटा ऐसा लगता है। एकमात्र उदाहरण हमें दिखाई देता है कि सुल्तान टीपू सुल्तान ने मिसाइल बनाई। मिसाइल निर्माण करना में भारत ये पहला देश है। आज हम बोलते हैं कि मिसाइल की दुनिया में अमेरिका का नाम बहुत ऊंचा है, लेकिन उसकी खोज भारत ने की, और उस खोजकर्ता में टीपू सुल्तान का नाम अजरामर है। बस एक उदाहरण छोड़ दिया जाए, एक एग्जाम्पल छोड़ दिया जाए, तो हमने विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार का अनदेखी की, ऐसा हम कह सकते हैं। नहीं हमने की, वरना हमारे ऊपर कोई ब्रिटिश रूल कायम नहीं हो पाता था। हम अध्यात्म के क्षेत्र में, हम भक्ति के क्षेत्र में, हम काव्य के क्षेत्र में, आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। आज भी हमने उसमें अपना नाम कायम किया, मगर हम देखते हैं कि हम सामाजिक जीवन में, विज्ञान के क्षेत्र में और भौतिकतावाद में हम पीछे रहे, और आज हम इस भौतिकतावाद में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं
जय भारत कहता हूँ और ये 10वां लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत,